नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की सबसे महत्वपूर्ण धारा 80 पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी नई कॉलोनी में कोई घर खरीदने गए हों, चाहे आप अपने लिए खरीदने गए हों या किसी अपने क्लाइंट के लिए या किसी अपने रिश्तेदार के साथ, कभी भी अगर आप किसी नई कॉलोनी में घर खरीदने गए हों तो आपने अक्सर देखा होगा या ये सुना होगा कि किसी खेती की ज़मीन पर रिहायशी प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर से वह प्लॉट खरीदने से पहले हर कोई ये बात पूछते हैं कि क्या आपने इस भूमि की 143 करा रखी है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी कॉलोनाइजर से कोई प्लॉट खरीदता है तो वह ये पूछता है कि क्या आपने इस जमीन का 143 में करा रखा है। अगर वो कह दे कि हाँ हमने करा रखा है तो ठीक, लेकिन अगर कॉलोनाइजर ये कह दे कि नहीं हमने तो इसकी 143 अभी नहीं कराई है, तो फिर वह प्रॉपर्टी कोई एक व्यक्ति भी खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो प्रश्न यहां पर यह उठता है कि ऐसा क्या है इस 143 में और यह 143 है क्या। दोस्तों, 143 पुराने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की एक धारा है, यानी कि धारा 143, धारा 143। चूंकि अब उस एक्ट की जगह ये नई संहिता यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आ गई है, तो जो काम पहले धारा 143 में होता था वही काम अब धारा 80 में होता है। ठीक, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी धारा को मैं आपको जरा दूसरे एंगल से भी समझाता हूं। मान लीजिए आपने मेन रोड से लगा 10 बीघे का एक खेत खरीद लिया। आपके पास पैसे थे, आपको खेत सही दामों पे मिल रहा था, आपने 10 बीघे का एक खेत खरीद लिया। अब पहले तो आपने ये सोचा था कि इस पर मैं गेहूं वगैरह की खेती करवा लूंगा और मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद आपके दिमाग में यह विचार आया कि खेती करके मुझे क्या मिलेगा। मैं तो इस 10 बीघे के प्लॉट पर एक कॉलोनी या एक टाउनशिप डेवलप करवा देता हूं, या इस पर कोई कॉलेज खोल लेता हूं या कोई इंडस्ट्री लगा लेता हूं। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि उसमें नोटों की बरसात होगी, इसमें ज़्यादा पैसा मुझे मिल जाएगा। और जिस लोकेशन पर आपने वो खेत खरीदा वो लोकेशन बहुत टॉप क्लास है। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से ऐसे ही हो पाएगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत आपको उस खेत का लैंड यूज चेंज कराना होगा। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यह उठ रहा होगा कि भाई ये लैंड यूज क्यों चेंज कराएं? ऐसे ही हम अपने खेत को इस्तेमाल कर लें, उस पर कॉलेज बना लें, उस पर इंडस्ट्री लगा लें, उस पर कॉलोनी डेवलप कर लें। तो नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है, आप उस लॉजिक को समझिए। देखिए, अभी जो आपने खरीदा था वो था एक खेत, और खेत होती है कृषि की भूमि। तो एक कृषि भूमि को कानून के अनुसार आप कृषि या उससे संबंधित कार्यों में ही उपयोग में ला सकते हैं। आप एक कृषि की भूमि को रिहायशी या वाणिज्यिक या औद्योगिक कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और आप उस खेती की जमीन को किसी रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करना चाहते हैं, तो फिर आपको धारा 80 में उप जिलाधिकारी के द्वारा उस भूमि का लैंड यूज चेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि लैंड यूज चेंज कराने के लिए यह सब प्रक्रिया क्यों रखी गई है? धारा 80 को रखने का क्या लॉजिक है? आप बताइए सोचकर। चलिए मैं बताता हूं आपको। इसका उद्देश्य है कि जो खेती की जमीन रिहायशी, वाणिज्यिक
या औद्योगिक कार्यों में प्रयोग में आ सकती है और ऐसे कार्यों के लिए वह जमीन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, तो उनका अगर हम उन कार्यों में प्रयोग करेंगे तो इससे देश के विकास में, राज्य के विकास कार्यों में मदद मिलती है। ठीक है। अब अभी तक हम भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे कि हमें यह समझ में आ गया कि जो पुराने जमींदारी एबोलिशन एक्ट में धारा 143 थी, वही धारा 80 के रूप में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में समाहित की गई है। जो काम धारा 143 करती थी वो काम अब धारा 80 कर रही है। ठीक है। और धारा 80 किस पर्पज से है? खेती की जमीन का लैंड यूज चेंज करके उसे रिहायशी, वाणिज्यिक या औद्योगिक रूप में बदल देना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट खोलकर अपने सामने नहीं रखे हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोक दें और पहले आप अपने बेयर एक्ट ले आइए और उसमें धारा 80 को निकालिए। देखिए दोस्तों, ये जो धारा 80 है इसमें राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है और इस धारा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा भी संशोधन किया गया है। समझ रहे हैं? धारा 80 में 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ और 2020 में भी अमेंडमेंट हुआ। तो मैं आपको 2019 के अमेंडमेंट वाली आपको धारा 80 पढ़ा रहा हूं और जहां पर धारा 80 में 2020 में अमेंडमेंट हुआ वो मैं आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिए और बेयर एक्ट को खोल के उसमें पढ़िए। धारा 80 की उपधारा 1 कह रही है, जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर यथाविहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। इतनी बात आपकी समझ में आई? देखिए, पहली बात तो है कि ये जो धारा 80 है ये संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर से संबंधित है। जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, आसामी हैं, उनसे इनका कोई मतलब नहीं। जो भूमिधर में ट्रांसफरेबल राइट है उससे रिलेटेड है। अब इसमें यह कह रहे हैं कि जहां पर कोई भूमिधर में ट्रांसफरेबल राइट है, अगर वो अपने खेत का, अपनी जोत का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी आवासीय प्रयोजन के लिए कर रहा है, किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कर रहा है, किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए कर रहा है, तो वहां पे क्या है कि जो एसडीओ है वो या तो स्वप्रेरणा से या फिर ऐसे भूमिधर के आवेदन दिए जाने पर, यानी कि जो खेत का मालिक है उसके द्वारा आवेदन दिए जाने पर जांच करेगा और जांच करने के पश्चात घोषणा कर सकता है कि उस भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया जाए और अगर एसडीओ चाहे तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे पढ़ते हैं। उप जिलाधिकारी आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से 45 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उप जिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। अब यहां पर क्या है, एसडीओ पर एक बाउंडेशन लगा दी कि जिस डेट को एसडीओ को एप्लीकेशन मिली उस डेट से 45 डेज के भीतर ही भीतर उसे आवेदन पर अपना डिसीजन दे देना है, या तो उसे स्वीकार कर ले या अस्वीकृत कर दे। और अगर एसडीओ उसको अस्वीकृत करता है, रिजेक्ट करता है, तो फिर वो रीजंस बताएगा कि किन ग्राउंड्स पर उसने एप्लीकेशन रिजेक्ट की। यह बात उपधारा 1 में कही गई है। तो मैं समझता हूं कि आपको उपधारा 1 समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है कि जो ये धारा 80 की उपधारा 1 हमने पढ़ी, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2020 में इसी उपधारा 1 के आगे एक परंतुक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसी उपधारा 1 के आगे एक प्रोविजो बढ़ा दिया गया है, एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है, परंतुक बढ़ा दिया गया है। अब मैं उसे पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। परंतु यह कि यदि घोषणा करने के आवेदन के साथ विहित शुल्क संलग्न हो
तथा संयुक्त जोत होने के मामले में सहभूधृति धारकों की अनापत्ति सहभूधृति धारक होने की स्थिति में संलग्न हो और यदि उप जिलाधिकारी द्वारा यथापूर्वक 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं की जाती है तो घोषणा की गई समझी जाएगी और तहसीलदार उप जिलाधिकारी के आदेश अध्ययन टिप्पणी सहित राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करेगा। यदि कोई प्रभावित पक्षकार उक्त घोषणा के संबंध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है। अभी मैं इसे बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार पढ़ दूं ताकि इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोवाइडेड दैट if the application for declaration is accompanied with the prescribed fee and in case of joint holding no objection of co-tenure holders is attached. In case of co-tenure holder and if the declaration is not made by the subdivisional officer within 45 days as aforesaid, then the declaration shall be deemed to have been made. Tehsildar will make a record of it in the revenue record with the comment सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इसे मैं अभी 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं और समझा देता हूं। देखिए क्या है, जो धारा 80 की उपधारा 1 हमने पढ़ी, उसके बाद में संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इस उपधारा 1 में आगे एक परंतुक बढ़ा दिया गया है, एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रोविजो में ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लैंड यूज चेंज कराना चाहता है उसके लिए एप्लीकेशन देगा, तो अगर उस एप्लीकेशन के साथ उसने फीस भी लगा रखी है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई ज्वाइंट होल्डिंग है तो उसमें को टेन्योर होल्डर्स का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच है। अगर ये दोनों काम हैं, मतलब जैसे कोई लैंड यूज चेंज करा रहा है तो उसने एप्लीकेशन के साथ में फीस लगा रखी है, भाई फीस बहुत इंपॉर्टेंट है तो एप्लीकेशन के साथ अगर फीस लगी हुई है और संयुक्त जोत के मामले में जो को टेन्योर होल्डर हैं इनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो उप जिलाधिकारी क्या करेगा, 45 दिन के भीतर अगर उसने घोषणा नहीं की तो यह माना जाएगा कि उसने घोषणा कर दी है, घोषणा की गई समझी जाएगी। और तहसीलदार क्या करेगा, अपने अभिलेखों में ये लिख लेगा कि उप जिलाधिकारी के आदेश के अधीन यह काम हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जरा भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, फिर से समझिए। धारा 80 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें उपधारा 1 में एक परंतुक बढ़ा दिया गया है। उस परंतुक में यह कह रहे हैं कि अगर 2 कंडीशन पूरी हो रही हैं और उप जिलाधिकारी 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं करता है तो फिर घोषणा की गई मान ली जाएगी, घोषणा की गई समझ लिया जाएगा। और वो 2 कंडीशन क्या है, एक तो एप्लीकेशन के साथ फीस लगी हो और अगर कोई संयुक्त जोत है, संयुक्त जोत मतलब ज्वाइंट होल्डिंग, कई जैसे मान लीजिए भाई हैं, कई भाइयों की एक खेत है, तो उस खेत में अगर मान लीजिए एक भाई एप्लीकेशन दे रहा है कि आप लैंड यूज चेंज कर दीजिए, तो अगर बाकी भाइयों का भी उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर एसडीओ कैसे करेगा, क्योंकि ज्वाइंट होल्डिंग है ना, वो सबकी परमिशन होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये 2 कंडीशन लगा दी गई हैं कि अगर एप्लीकेशन के साथ फीस अटैच है और ज्वाइंट होल्डिंग के केस में अगर को टेन्योर होल्डर्स के जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो फिर उप जिलाधिकारी अगर 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं करता है तो घोषणा की गई समझ ली जाएगी। इतनी सी बात कह रहे हैं। अब हम आते हैं धारा 80 की उपधारा 2 पर। पहले से बेरेट से पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते चलेंगे। जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये उपधारा 2 जो है आगे की जो उपधाराएं हैं उससे जुड़ी हुई है। अगर आपने उपधारा 2 ध्यान से नहीं पढ़ी तो आगे की आप उपधाराएं नहीं समझ पाएंगे। इसमें टोटल 9 उपधाराएं हैं, ठीक है। तो उपधारा 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर यानी कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, यानी कि यहां पर भविष्य में प्रस्ताव कर रहा है
कि भविष्य में जो उसका खेत है उसको वो एक इंडस्ट्री के लिए उपयोग में लाना चाहता है, या भविष्य में उस पर कॉलोनी डेवलप करना चाहता है, या उस पर रहना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, ये प्रस्ताव वो कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। वहां ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर उप जिलाधिकारी यथाविहित रूप में जांच करने के पश्चात आवेदन किए जाने के दिनांक से 45 कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, या वो आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। और यदि आवेदन अस्वीकृत करेगा तो ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करेगा। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर कोई भूमिधर भी ट्रांसफरेबल राइट है अपने खेत का भविष्य में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करना चाहता है तो उसकी एप्लीकेशन उप जिलाधिकारी को देगा, और उप जिलाधिकारी 45 कार्य दिवस के भीतर भीतर या तो उसको स्वीकार कर लेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करेंगे तो उसके कारण बता देंगे। तो आपको समझ में आई है ये बात। अब आगे इन्होंने परंतुक दिए हुए हैं, परंतु पढ़ लेते हैं। परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर 4 दीवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित हो। तो यहां पे परंतुक इन्होंने लगा के ये कह रहे हैं कि चारों ओर 4 दीवारी जरूर होनी चाहिए उस खेत के। आप समझ रहे हैं, अगर खाली खेत है तो अगर उसके चारों तरफ 4 दीवारी नहीं है, ठीक है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा, समझ पा रहे हैं आप। अगर बाउंड्री वॉल होती है तो इसका मतलब है कि हम एक तरीके से खेत के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं चारों ओर 4 दीवारी अवश्य होनी चाहिए। आगे परंतुक में कह रहे हैं परंतु ये और कि यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारंभ करने में विफल रहता है तो उपधारा 2 के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यवगत हो जाएगी। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Provided further that if the भूमिधर fails to start the proposed non-agricultural activity within a period of 5 years from the date of declaration under this subsection, then the declaration under subsection 2 for the holding or part thereof shall lapse। तो इसमें आपको 5 वर्ष विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये प्री में पूछा जा सकता है कि भूमिधर जो है अगर अपनी घोषणा के दिनांक से, जब उसे घोषणा हुई उसके डेट से 5 साल के भीतर जो गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारंभ उसे करनी थी, कि साहब उसे घर बनाना था या उसे इंडस्ट्री लगानी थी या कुछ भी काम करना था, उसमें वो फेल हो गया तो फिर जो घोषणा हुई थी वो लैप्स हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं यहां पे। आगे एक और परंतुक है। परंतु ये और कि इस उपधारा के अधीन घोषणा भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी, यानी कि ये जो उपधारा 2 के अंदर घोषणा की जा रही है ये भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी। प्रोवाइडेड आल्सो दैट ए डिक्लेरेशन अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट अमाउंट टू चेंज ऑफ लैंड यूज एंड द लैंड शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल लैंड ओनली, और उक्त भूमि निरंतर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जाएगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सबसेक्शन 2 है इसके अंतर्गत जो घोषणा की जा रही है ये घोषणा भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी, क्योंकि ये भविष्य के लिए कोई कार्य के लिए वो चेंज करा रहा है। अगर 5 साल तक वो मान लीजिए वो कार्य नहीं करता है तो वो घोषणा कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर इन्होंने ये बात लिखी है कि इस उपधारा के अधीन घोषणा भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरंतर कृषि भूमि के रूप में ही मानी जाएगी, समझी जाएगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गई हो पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा। तो मतलब ये जो उपधारा के अधीन घोषणा है ये भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में तो नहीं आएगी और कृषि भूमि के रूप में ही मानी जाएगी, लेकिन भूमिधर को यह फैसिलिटी दी गई है कि वो चाहे तो लोन वगैरह ले सकता है और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि करा सकता है जो भी प्रपोज्ड है उसकी होल्डिंग पे। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 3 पर। इसमें कह रहे हैं अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा 2 के अधीन घोषणा करने वाला कोई भूमिधर उपधारा 2 के अधीन घोषणा से 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रियाकलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रियाकलाप प्रारंभ करने के पश्चात
उपधारा 2 की घोषणा को उपधारा 1 की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। इतनी बात समझ में आई आपकी? नहीं आई? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है नहीं आई होगी। देखिए सरल शब्दों में समझिए, उपधारा 2 के अधीन घोषणा हुई, भूमिधर को उसके जोत पे उपधारा 2 के अधीन घोषणा मिल गई, तो जो घोषणा है उससे 5 साल के भीतर जो निर्माण कार्य उसे करना था उसने वो पूर्ण कर लिया। ठीक है, फिर वो क्या कर सकता है, जो उपधारा 2 की घोषणा है उसको उपधारा 1 की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। मतलब जो उसने डिक्लेरेशन कराया था सबसेक्शन 2 में, उस डिक्लेरेशन को कन्वर्जन करा सकता है उसका। एक बार चाहे तो इंग्लिश वाला भी देख लीजिए आप। ए भूमिधर possessing declaration under subsection 2 for his holding or part thereof may apply to subdivisional officer for converting declaration under subsection 2 to a declaration under subsection 1। ठीक है, तो आपने देखा कि उपधारा 1 में उसे घोषणा मिल रही है, उपधारा 2 में हो रही है, लेकिन उपधारा 2 वाले में, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उपधारा 2 आगे की उपधाराओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर उपधारा 3 में क्या कह रहे हैं कि उपधारा 2 की घोषणा को उपधारा 1 की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ठीक है, ऐसा आवेदन प्राप्त किए जाने पर उप जिलाधिकारी जांच करेगा और जांच करने के पश्चात जो एप्लीकेशन उसे प्राप्त हुई उस डेट से 15 दिन के भीतर भीतर उस एप्लीकेशन को या तो स्वीकार कर लेगा या उसे रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करेगा तो फिर कारण अपने बताएगा। आगे परंतुक दिया हुआ है, परंतु यह कि उपधारा 2 के अधीन घोषणा का उपधारा 1 के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा 2 के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेश शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो उपधारा 2 के अधीन घोषणा उसने प्राप्त कर ली थी, अब वो उपधारा 1 के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन कराना चाह रहा है अपना उस घोषणा का। तो भूमिधर ने पहले जो उपधारा 2 के अधीन घोषणा प्राप्त करने के लिए कुछ फीस वगैरह जो दी होगी, उस फीस को जो अब फीस दी जाएगी उसमें एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। इतनी सी बात है। आगे आते हैं उपधारा 4 पर। उपधारा 4 में कह रहे हैं उपधारा 1 या 2 के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के समस्त सह भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। अब वही वाली बात आ गई जो आपने पहले ज्वाइंट होल्डिंग वाली पढ़ी थी कि कोई भूमि है उसमें अविभाजित हित है और एक उसमें ज्वाइंट होल्डिंग है और कई भूमिधर हैं, सह भूमिधर, एक ने आवेदन कर दिया तो वो तब तक नहीं पोषणीय होगा जब तक कि समस्त सह भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, नो एप्लीकेशन फॉर ए डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1 and 2 मूव्स बाय एनी को भूमिधर हैविंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन भूमिधरी लैंड shall be maintainable unless application is moved by all the co-bhumidars of such भूमिधरी land। आगे कह रहे हैं यदि कोई एक सह भूमिधर संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन भूमि में सह भूमिधरों के अपने अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबंधों के अनुसार किए जाने के पश्चात ही ग्रहण किया जाएगा। मान लीजिए कोई ज्वाइंट होल्डिंग है, उसमें को टेन्योर होल्डर हैं, अब कोई सह भूमिधर अपनी अंश की वो घोषणा कराना चाहता है धारा 80 में। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक खेत है, उसमें आप 5 भाई हैं, 5 भाइयों का एक खेत है। अब पूरे की धारा 80 की मान लीजिए बाकी 4 भाई नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं, तो आप अपने अंश की घोषणा करा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जब उस खेत में सारे भूमिधरों को अपने अपने अंशों का विभाजन मिल जाएगा, जब बंटवारा हो जाएगा सब में, तो आप अपने अंश का करा सकते हैं धारा 80 में। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 5 पर। उपधारा 5 में कह रहे हैं उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन घोषणा के लिए
आवेदन में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि जो एप्लीकेशन की जाएगी उसमें जो डिटेल आवश्यक है वो डिटेल दी जाएगी और एप्लीकेशन उस रीति से पेश की जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी जैसे प्रिस्क्राइब किया जाए। आगे आते हैं उपधारा 6 पर, जहां उपधारा 1 या 2 के अधीन आवेदन जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है। भाई कोई खेत है, उसके किसी भाग के लिए एप्लीकेशन दी गई धारा 80 में घोषणा के लिए, तो वहां पे एसडीओ को ये राइट है कि वो जो आंशिक भाग है उसका सीमांकन करा सकता है। ठीक है, उसको डिमार्केट कराएगा क्योंकि वो हो जाएगी धारा 80 में और बाकी नहीं होंगी, तो इसलिए उसका सीमांकन कराना जरूरी होगा। आगे आते हैं उपधारा 7 पर। इस धारा के अधीन कोई घोषणा उप जिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो। नो डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय द सब डिविजनल ऑफिसर इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द लैंड और पार्ट thereof is being used or is proposed to be used for a purpose which is likely to cause a, अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, public nuisance or to affect adversely public order, public health, safety और convenience और which is against the uses proposed to in the master plan। तो ये जो उपधारा 7 है ये प्री के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने उन ग्राउंड्स के बारे में बताया है जिनके आधार पर एसडीओ किसी घोषणा को रिजेक्ट कर सकता है, और वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? लोक उपताप होना यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, सुरक्षा, सेफ्टी, सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, कन्वीनियंस, और अगला है महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध होना, विच इज अगेंस्ट द यूजेस प्रपोज्ड इन द मास्टर प्लान। इनको ग्राउंड्स को आपको रट लेना है क्योंकि प्री में ऑप्शंस में यही दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दे देंगे और कहेंगे कौन सा वाला गलत है। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 8 पर। यदि भूमि या उसका आंशिक भाग जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जा रही हो किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भूमि है जिसके लिए धारा 80 में घोषणा की अपेक्षा की जा रही है वो किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, तो क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि उस विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी, यानी कि जो विकास प्राधिकरण है उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। ये मैंडेटरी है, लेनी ही लेनी है, आज्ञापक है। अगर ये नहीं लेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। और आगे आते हैं उपधारा 9 पर। उपधारा 9 में कह रहे हैं राज्य सरकार इस धारा के अधीन घोषणा के लिए शुल्क मान नियत कर सकती है और भिन्न भिन्न शुल्क भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत कर किए जा सकते हैं। तो भाई ये फीस का मैटर है। राज्य सरकार चाहे तो इस घोषणा के लिए कोई फीस डिसाइड कर सकती है कि इतनी फीस देनी पड़ेगी, और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न फीस डिसाइड कर सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे परंतुक है। परंतुक यह है कि यदि आवेदक जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो इस धारा के अधीन घोषणा के लिए कोई शुल्क प्रभावित नहीं किया जाएगा। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी, आवेदक ने, अगर अपने खेत का उपयोग वो अपने पर्सनल रहने के लिए करता है तो फिर इस धारा के अंतर्गत कोई फीस उसे देनी नहीं पड़ेगी। इंग्लिश का भी देख लीजिए। प्रोवाइडेड दैट इफ द एप्लीकेंट यूजेस द होल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पज, अपने रहने के पर्पज से, नो फीस शैल बी चार्ज्ड, कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी फॉर द डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने पढ़ी धारा 80। अब
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 भी है। तो उस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 9 के रूल 85, 86, 87, 88 इसी धारा 80 से संबंधित हैं। रूल 85 उद्घोषणा के लिए आवेदन का प्रावधान करता है। रूल 86 भूमिधर को सूचना यानी कि नोटिस दिए जाने का प्रावधान करता है। रूल 87 में घोषणा के किए जाने का वर्णन है और रूल 88 में भू राजस्व के विभाजन का प्रावधान है। इन्हें आप एक बार नियमावली से खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग खुद से कर लेंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी पर आप ईमेल कीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहता था कि अधिकतर जो कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल धारा 80 पढ़ाते हैं तो वो मोटा मोटा एक धारा 80 पे लेक्चर दे देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ और बेयर एक्ट से पूरी सेक्शन, एक एक सबसेक्शन, एक एक लाइन, एक एक शब्द आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसका एक उद्देश्य है दोस्तों, उसका उद्देश्य ये है कि जब आप खुद बेयर एक्ट से पढ़ लेंगे तो आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएंगे। खाली उल्टी सीधी कहानी सुना देने से कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। अब मैंने आपको बेयर एक्ट से पढ़ा दिया है, आपने मेरा वीडियो पूरा सुन लिया है। इसके बाद में जब भी आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ 5-10% दिक्कत आए भी, लेकिन 90% आप कर ले जाएंगे। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप मेरे वीडियो को 2-3 बार सुनिए। ये धारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। ये वकालत के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। अगर आपको ये धारा नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कुछ नहीं पता। इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया और पूरा लंबा वीडियो मैं बना रहा हूं। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, वीडियो को बार बार सुनिए, बेयर एक्ट को सामने रख के पढ़िए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।